Hello students, myself Mrs. Reema Ahuja, your English teacher. Today we are going to start the next chapter of your movement. It's chapter in the Kingdom of Fools. Actually third chapter is removed from your syllabus. CBSE has removed your third chapter, the Ishwaran, the storyteller, from this session's syllabus. Chapter 4, in the Kingdom of Fools. It's written by A.K. Ramanujan. Summary of this chapter is, ये चैप्टर जो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये स्टोरी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर जो राजा है और जो उनके जो मंत्री हैं, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, वो सभी इडियट्स हैं, सभी बेवकूफ़ हैं, जिन्हें कुछ भी राज्य को संभालना किस तरीके से होता है, किंगडम को हाउ दे हैव टू मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, दे डोंट नो अबाउट इट. वो ये नहीं जानते कि किस तरीके से किसी राज्य को चलाया जाता है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंगडम वेयर द किंग एंड द मिनिस्टर्स both were idiots. They have ordered that the night be treated as day and all the people should work only after day dark. They should go to the bed as soon as the sun came up. The king's order was followed by the people for fear of death. This delighted the king and his ministers. ये स्टोरी जो है एक ऐसे राज्य की है जिसके राजा और उसके मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ हैं. अब यहाँ पर राजा ने एक ऑर्डर पास किया है. क्या ऑर्डर पास किया है? ऑर्डर ऐसा है कि रात को दिन जैसा ट्रीट किया जाए. मतलब जैसे नॉर्मली हम आप किस तरीके से रहते हैं, दोपहर के टाइम होता है, जैसे ही सन राइज़ होता है वी वेक अप, हम लोग सोकर उठते हैं और अपने डेली रूटीन वर्क में लग जाते हैं. और जैसे ही सनसेट होता है हम अपने अपने घरों की तरफ वापस आते हैं, मतलब रात के समय पे वापस आ जाते हैं और अपने घर पर आकर खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं. एंड पूरी रात भर हम सोए रहते हैं. नेक्स्ट डे वी वेक अप अगेन, जैसे ही सनराइज़ होता है हम उठ जाते हैं और अपने डेली रूटीन वर्क में लग जाते हैं. बट वहाँ का सिस्टम कुछ अलग था. कैसा सिस्टम था? सिस्टम ऐसा था कि राजा ने एक ऑर्डर पास किया था कि रात को दिन जैसा ट्रीट करना है. मतलब उनको रात में काम करना है, जैसे ही सनसेट होता है उन्हें अपने काम पर लग जाना है और जैसे ही सनराइज़ होता है उन्हें सो जाना है. मतलब जस्ट अपोजिट टू द कंडीशन ऑफ आज, जैसे हम लोग करते हैं उसका अपोजिट उनको करना है. रात होने से पहले कोई भी अपना काम नहीं कर सकता था और जैसे ही सनराइज़ होता है उन्हें अपने बेड पर चले जाना है, मतलब सो जाना है और कोई भी काम नहीं करना. इवन जो एनिमल्स थे उस किंगडम के, वो भी उस चीज़ को लेकर ट्रेन हो चुके थे, क्योंकि नॉर्मली अभी तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और लोग भी उसको फॉलो कर लेते थे. क्यों? क्योंकि मरने से तो हर किसी को डर लगता है. इसी वजह से राजा और उसके मंत्री बहुत खुश होते थे ये देखकर कि लोगों के अंदर डर है. वंस अ गुरु एंड हिज डिसाइपल केम टू दैट सिटी. एक बार एक गुरु और उसका डिसाइपल, उसका चेला उस सिटी में से क्रॉस हो रहा था. एंड सून दे रियलाइज द किंगडम ऑफ फूल्स दैट दे वर इन द किंगडम ऑफ फूल्स. और तुरंत उन्हें समझ में आ गया कि वो जो हैं वो बेवकूफ़ों की नगरी में पहुंच चुके हैं. पर गुरु जो था बहुत ही वाइज पर्सन था, बहुत ही बुद्धिमान था, चतुर था. ही एडवाइज्ड हिज डिसाइपल दैट दे शुड लीव दैट प्लेस एट वंस. उन गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि हमें जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहना सेफ़ नहीं है. कब किस समय क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सभी बेवकूफ़ों को कुछ भी क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हें कुछ समझ नहीं आता. इसीलिए कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. बट डिसाइपल जो कि चेला था वो बहुत ज़्यादा ही फूड फ्रीक था. फूड फ्रीक दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ही खाने को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था. उसे जो कुछ भी मिलता उसे खाने से बहुत ज़्यादा प्यार था. और यही रीज़न था कि उस किंगडम में हर एक चीज़ जो थी वो 1 डूडू में मिलती थी. मतलब जैसे कि आप लोग 1 रुपीज़ में कुछ ख़रीदते हो, आजकल तो 1 रुपीज़ चलता ही नहीं है, नॉर्मली 5 रुपये 10 रुपये इस टाइप से मनी करेंसी चलती है. बट यहाँ इस किंगडम में, किंगडम ऑफ फूल्स में हर चीज़ जो है बहुत चीप थी, बहुत सस्ती थी और जो कुछ भी ख़रीदना है वो 1 डूडू में मिल जाएगा. अगर आप 1 बनाना ख़रीदना चाहो
तो भी आपको 1 डूडू ही पे करने पड़ेंगे। और आप 12 बनानास खरीदने चाहो, अगर आप पूरे डज़न ऑफ बनानास भी परचेस करते हो तो भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 डूडू ही पे करने पड़ेंगे। मतलब आपको राइस 1 kg राइस की कॉस्ट भी सेम है और 1 बनाना की कॉस्ट भी सेम है, 12 बनानास की कॉस्ट भी सेम है और 1 सैक ऑफ राइस की कीमत भी एक ही है। मतलब किसी भी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ती। मतलब 1 डूडू मतलब 1 डूडू, चाहे कितनी भी चीज़ आप खरीद लो। तो जो डिसाइपल था, जो चेला था, वो खाने का बड़ा शौकीन था, तो उसे हर चीज़ सस्ती में मिल रही थी तो वो बहुत कुछ खाता जा रहा था एंड ही गॉट इनिशिएटिव। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सिर्फ खाने के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था और वो वहीं रह गया। उसे ऐसा लगा कि खाने के अलावा तो कुछ है ही नहीं और अगर गुरु के साथ गया तो भूखा रहना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, जहाँ जो मिला उसमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बट वहाँ पर रहने पर उसे अपने आप जैसा चाहिए था वैसा मिल जाता था। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया, डिसाइपल ने, कि वो वहीं रहेगा उसी किंगडम में। और गुरु वहाँ से चले गए क्योंकि ही वॉज वाइज, वो समझदार थे, वो जानते थे कि यहाँ रहने पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो उस एरिया को छोड़कर चले गए। मीनवाइल तब तक डिसाइपल जो खा के था वो मोटा हो रहा था। मीनवाइल देयर वॉज अ यूनिक ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ द किंग। एक बार जो था वो अलग ही तरीके का ट्रायल आया राजा के कोर्ट में। कैसा ट्रायल था वो? मतलब एक केस जो पेश हुआ। कैसा केस था? एक थीफ, एक चोर जो था, बड़े राजा महाराजा जैसे एक मर्चेंट के घर पे गया चोरी करने के लिए। एज ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द होल, अब चोर घुसा कैसे था उसके घर में? अमीर आदमी के घर में, एक बड़े से व्यापारी के घर में। उसने दीवार तोड़ दी थी सॉरी, उसने दीवार तोड़कर दीवार में छेद कर दिया और दीवार में छेद करने के बाद उस व्यापारी के घर में घुस गया। चोरी करके जब वो सामान उठाकर बोरा भर के और बाहर निकल रहा था, तभी वो दीवार जो थी वो उस चोर पर गिर गई और चोर वहाँ पर मर गया। अब जब वो वहाँ से निकल रहा था, तो जब वहाँ से चोरी करके निकल रहा था, तो जो दीवार गिर गई वो व्यापारी के घर की थी। हिज ब्रदर ब्लेम द रिच मर्चेंट फॉर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। अब चोर का जो भाई था उसने राजा के सामने पेश हुआ और उसने कहा कि उसके भाई की हत्या एक धनी व्यापारी ने कर दी है। अब राजा ने उस धनी व्यापारी को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारे घर की दीवार गिरने से उस चोर की मौत हो गई है, तो तुम गिल्टी हो, मतलब तुम्हें सज़ा होनी चाहिए। तब उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, मुझे सज़ा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं तो कोई गलत काम किया ही नहीं, वो दीवार उस पर गिर गई, तो जो दीवार बनाने वाले की गलती है। अब दीवार बनाने वाले की गलती है। दीवार किसने बनाई? ब्रिकलेयर ने, जो मिस्त्री था उसने बनाई। अब ब्रिकलेयर ने अगर जो नाजुक सी दीवार बनाई है, जो वीक कमज़ोर दीवार बनाई है, तो अब उसमें व्यापारी की तो कोई गलती नहीं है। तो ब्रिकलेयर को बुलाया गया, मतलब उसको बुलाया गया कि उसने नाजुक दीवार बनाई, कमज़ोर बनाई, जो ऐसे ही गिर गई। तो अब ऐसे ही गिर गई तो ब्रिकलेयर ने कहा कि मतलब उसे सज़ा देने के लिए कहा गया, उसे बुलाया गया, उसे बोला गया कि तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई। तब उसने बताया, ब्रिकलेयर ने बताया कि मेरे ही सामने एक डांसिंग गर्ल, जो नृत्यकी होती हैं नाचने वाली, वो उसके सामने से रोज़ आती जाती थी जब वो दीवार बना रहा था। शायद इसी वजह से वो दीवार जो थी वो कमज़ोर बन गई थी, क्योंकि उसका ध्यान जो था उस लड़की में था, नाचने वाली लड़की में। इसी वजह से उसने जो दीवार बनाई, शायद इसी वजह से वो कमज़ोर बनी होगी। तो उस लड़की को बुलाया गया जो डांसिंग गर्ल थी, जो नृत्यकी थी, उसे बुलाया गया और उससे बात की गई, उसे सज़ा देने की बात की गई कि भाई तुम्हें सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम उसके सामने से निकलती थी जिसकी वजह से उसने ये दीवार कमज़ोर बनाई। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। उस डांसिंग गर्ल ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं तो गोल्ड स्मिथ वाले के यहाँ जा रही थी, मतलब सोनारे के घर पे जाती थी, शॉप पे जाती थी, सॉरी, जो कि
मेरे ऑर्नामेंट्स टाइम पर नहीं दे रहा था, मतलब मेरे जो जेवर थे जो मैंने उसे बनाने के लिए दिए थे वो उसने समय पर नहीं दिए, जिसकी वजह से मुझे बार बार उसकी दुकान पर जाना पड़ता था। तब उस जो ज्वेलरी बनाने वाला था, जो गोल्ड स्मिथ था, उसे बुलाया गया। उसे कहा गया कि अब तुम्हें ही सज़ा दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो डांसिंग गर्ल बार बार आती जाती थी, और उस डांसिंग गर्ल को देखकर ब्रिकलेयर ने दीवार अच्छी नहीं बनाई और ब्रिकलेयर जो थीफ की मौत हो गई। उस गोल्ड स्मिथ ने कहा कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं एक फैमिली वेडिंग का काम कर रहा था, मतलब एक फैमिली जिसके घर में शादी थी उसके गहने बना रहा था, जिसकी वजह से इस डांसिंग गर्ल की जो ज्वेलरी थी वो लेट हो गई, मैं उसको नहीं बना पाया समय पर। तो किसकी ज्वेलरी बना रहा था? एक रिच मर्चेंट था, उसके फादर ने बनवा रहा था क्योंकि उसके बेटे की शादी थी। अब वो रिच मर्चेंट कौन था? वो रिच मर्चेंट वही था जिसके घर में चोरी हुई थी। अब रिच मर्चेंट का फादर तो ज़िंदा था नहीं, वो रिच मर्चेंट का बेटा था जो अभी आया था कोर्ट में केस लेकर। तो अब जो प्रेजेंट ओनर है, अब घर का प्रेजेंट ओनर तो है नहीं, वो तो मर चुका, उसका फादर, दैट मीन्स अब थीफ के ब्रदर ने कहा कि ये वही व्यापारी है जिसकी शादी थी उस समय पे, जिसकी वाइफ के गहने बन रहे थे गोल्ड स्मिथ के शॉप पर, जिसकी वजह से डांसिंग गर्ल का काम लेट हो गया, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर ने अपना काम ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से थीफ की मौत हो गई उस मर्चेंट की दीवार गिरने से। तो अब उस मर्चेंट को ही, उस व्यापारी को ही सज़ा होनी चाहिए। अब क्योंकि रूल तो रूल होता है। द किंग रूल्ड दैट द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। अब राजा ने डिसाइड किया कि जो रिच मर्चेंट है, जो व्यापारी था जिसके घर की दीवार गिर गई चोर के ऊपर और वो मर गया, उसी को ही फांसी की सज़ा दी जाए। अब मर्चेंट ने बहुत ज़्यादा उनसे विनती की कि नहीं, उसके फादर की गलती है, उनकी कोई गलती नहीं कि उसने ज्वेलरी बनवाई, उसे कोई पता नहीं था कि उसने कहाँ से क्या बनवाया। अब राजा ने एक अपने मिनिस्टर से पूछा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है जब अपनी फादर से वो उसकी दौलत ले सकता है तो उसकी गलतियाँ भी उसकी ही होती हैं। अगर हमें हमारे पेरेंट्स से उनकी फाइनेंशियल चीज़ें मिलती हैं या मनी मिलता है या उनकी प्रॉपर्टी मिलती है, तो उनकी जो गलत काम है, जो उन्होंने गलत चीज़ें की हैं, उसका भार भी तो बच्चों को ही झेलना पड़ता है ना। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि जो पनिशमेंट उसके फादर को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो अब नहीं है ज़िंदा, तो उसके बेटे को ही वो पनिशमेंट बियर करनी पड़ेगी। तो अब उसे फांसी पर लटकाना पड़ेगा। अब उसको नया स्टेक बना, मतलब नया फांसी का फंदा बनाया जाए। अब जो फंदा बना था, फांसी का फंदा जो बना था, वो मर्चेंट पर बहुत ज़्यादा बड़ा था, मर्चेंट की गले से बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब व्यापारी जो था वो बहुत पतला था उसके अंदर फिट आने के लिए, तो इसीलिए उस पर चढ़ाया नहीं जा सकता था। किंग ने ऑर्डर दिया कि जो इस फंदे पर सूट आ जाए उस आदमी को पकड़ के ले आओ और उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। मतलब उस आदमी को ढूंढो जो इस फंदे के लायक हो, जिसके गर्दन में यह फंदा सूट हो जाए और उस फंदे पर वो चढ़ जाए, उसे पकड़ कर ले आओ और फांसी पर चढ़ा दो। अब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया, मतलब सर्च किया गया कि कौन इस फंदे के लायक है, किसका शरीर मोटा है और कौन इस फंदे पे फिट हो जाएगा। अब गुरु और डिसाइपल की बात आ गई। गुरु तो चला गया था ये राज्य छोड़कर, पर डिसाइपल यहीं था और वो खा खा के अच्छा मोटा हो चुका था। अब उसने देखा, जो राज्य के जो मंत्री थे पूरे नगर में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि जो डिसाइपल था, जो चेला था, वो इस फंदे में फिट आ रहा था। उसे पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था डिसाइपल कि उसे क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी ना, बट स्टिल उसे पकड़ कर ले जाया गया और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे। तभी उसने अपने गुरु को याद किया, क्योंकि उसे अपने गुरु की बात याद आ गई कि यहाँ मूर्खों के देश में कुछ भी हो सकता है।
तो इसीलिए उसने अपने गुरु को याद किया और उससे कहा कि आप आ जाकर मुझे बचाएं, मुझसे गलती हो गई, मुझे आकर बचाएं। उसी समय उसके गुरु वहाँ पर अपीयर हो गए, मतलब प्रकट हो गए और उसके कान में कुछ कहा और तुरंत ही दोनों लड़ने लगे एक दूसरे से। लड़ने क्यों लगे? क्योंकि गुरु ने एक प्लान जो था अपने चेले के कान में बता दिया था। दोनों लड़ने लगे कि पहले मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूँगा, पहले मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूँगा। अब राजा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए इतना लड़ रहे हैं कि पहले मुझे चढ़ना है, पहले मुझे चढ़ना है। तब गुरु ने बताया कि ये जो स्टेक है, ये जो फांसी का फंदा है, ये नॉर्मल फंदा नहीं है, क्योंकि जिसे चढ़ना चाहिए था रिच मर्चेंट को, उसको तो बना नहीं। तो ये फांसी का फंदा वो फांसी का फंदा है जो सबसे पहले इस पे फांसी पे चढ़ेगा उसे ही इस कंट्री का राजा बनाया जाएगा, और जो दूसरा चढ़ेगा, जो नेक्स्ट चढ़ेगा फांसी के फंदे पे, वो इसका मिनिस्टर बनेगा। अब कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसकी राजगद्दी किसी दूसरे को मिल जाए, तो इसीलिए उस राजा ने डिसाइड किया कि वो ही फांसी के फंदे पर चढ़ेगा सबसे पहले और किसी दूसरे को नहीं चढ़ने देगा। अब गुरु का इतना कहना कि ये जो स्टेक है, जो फांसी का फंदा है, वो स्टेक ऑफ गॉड है, इसी वजह से जो पहला चढ़ेगा वो इस कंट्री का राजा बनेगा। अब किंग ने अपने मिनिस्टर्स से बात की और वो चाहता था कि वो वापस इसी राजगद्दी पर राजा बनकर पैदा हो। अब वो ये समझ नहीं पाया कि वो तो अभी भी इस राजगद्दी का राजा है, वो जब पैदा होगा तो होगा, पर अभी तो वो राजा ही है। बट गुरु और डिसाइपल की जो ट्रिक थी वो काम आ गई और अब राजा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अब द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। किंग को, राजा को सबसे पहले फांसी के फंदे पर चढ़ना ही पड़ा, क्योंकि उसके मिनिस्टर्स को बोला था उसने कि उसे ही सबसे पहले, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या ट्रिक गुरु और डिसाइपल ने खेली उनके साथ में, और राजा को फांसी हो गई, मतलब वो सबसे पहले चढ़ा और उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद उसके मिनिस्टर्स भी क्योंकि बेवकूफ़ थे तो नेक्स्ट वो चढ़े। तो इस तरीके से गुरु और डिसाइपल ने राजा और उसके मिनिस्टर्स से जो फूल्स का जो किंगडम था, जो बेवकूफ़ों का जो राज्य था, वो, क्योंकि राजा और मिनिस्टर ज़िंदा ही नहीं रहे तो वो फ्री हो गए और वापस लोगों ने डिसाइड किया कि गुरु और डिसाइपल को ही राजा और मिनिस्टर बना दिया जाए, पर उन लोगों ने वो नहीं माना। पर उनके जो दूसरे रूल्स थे, जो नॉर्मल हम आपके रूल्स हैं कि दिन में ही हम सब काम करेंगे, रात को हम सोएंगे, वो रूल्स जो थे, जो रूल्स बदले गए थे, वो सभी रूल्स वापस गुरु और डिसाइपल ने बदल दिए और सब कुछ नॉर्मली चलता रहा। दिस वॉज द चैप्टर and question answers will be given to you soon. Thank you.